बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 1 जुलाई है। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा 28 और 30 जून को होने वाली उन दो बड़ी डेवलपमेंट्स की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। एक डूम्सडे सिनेरियो, बदतरीन हालात डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। और एक बहुत ही अहम सवाल जिसके हवाले से इस वीडियो के आखिर में मैं बात करूँगा कि हालात ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, तो क्या इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो हालात ठीक होते? क्या इमरान खान होते तो महंगाई का जो जिन इस वक्त बेकाबू नज़र आ रहा है उसके ऊपर काबू पाया जा सकता था? अगर इमरान खान पाकिस्तान के अभी भी वज़ीर आज़म होते तो उस वक्त हालात कैसे होते? उसका भी थोड़ा सा मंजरनामा जो है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, इस पर वीडियोज़ देखते हैं, या फिर अदरवाइज़ इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से थोड़ी सी भी सूझबूझ रखते हैं, उनको मालूम है कि अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुनिया बहुत मुख्तलिफ है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का जो बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामा है उस पर वकूफ़ पज़ीर होने वाले हालात और वाक़यात का बाकायदा अब असर एक आम पाकिस्तानी के ऊपर भी होता है। हमारे यहाँ जो है वो गाँव देहात तक उसका इम्पैक्ट आता है। ये जो दो डेवलपमेंट्स हैं इन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा बराह रास्त मुतासर करना है। ये दो डेवलपमेंट्स क्या हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम श्योर के सब लोगों को इसके हवाले से इल्म होगा, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल जब भी टेलीविज़न के ऊपर आते हैं तो लोग पहले ही पेट्रोल पंप्स पर पहुंच जाते हैं। गुज़श्ता रात जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस एक मरतबा फिर बढ़ाई गई। 14 रुपये 85 पैसे पेट्रोल की प्राइस में और जो इजाफा डीज़ल की प्राइस में किया गया तो डीज़ल बढ़कर हो गया 276 रुपये, जबकि पेट्रोल जो है वो 249 के करीब जो है वो इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है पाकिस्तान में। और सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग अब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले चंद महीनों में लोगों के पास जो उनकी जमा पूंजी मौजूद है, किसी के पास कोई एसेट को असासे मौजूद हैं, और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कंज्यूम हो जाएगी, वो अपनी चीज़ें बेचेंगे, बेचने पर मजबूर होंगे और एक बहुत ही बदतरीन हालात का मंजरनामा हमें नज़र आता है अगले चंद माह में। और मारा मारी होगी, अफरा तफरी होगी और खुदा न खास्ता अनारकी भी हो सकती है। पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे भी हो सकते हैं और इसकी वजह जो है वो आई एम श्योर के मेरे सुनने वाले जो हैं वो ज़्यादातर इस हवाले से वाकिफ़ होंगे कि जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ऊपर गई हैं, उसकी बुनियादी वजह वो तनाज़ा है जो यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी है। और जो फूड्स इनसिक्योरिटी की बातें हो रही हैं कि दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत जो है वो पैदा होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन की शोर से रूस अभी तक निकलने नहीं दे रहा वो गंदम जो कि यूक्रेन उगाता है। और वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो उसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो अपनी जो प्रोक्योरमेंट करता है गंदम की पूरी दुनिया में फराहम करने के लिए, उसका 50% यानी कि 50% आधी गंदम जो है वो यूक्रेन से ख़रीदता था। वो अभी तक अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो हालात बनेंगे उसका ताल्लुक उन दो डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा है। एक 28 तारीख को G7 इजलास के डिसीजंस सामने आए। दुनिया की 7 बड़ी मुआशी क़ुव्वतें, 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, जो गैंग है, जो एक ग्रोह है, एक जत्था है, वो कहता है कि हम इस दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं और हमने बताना है कि इस दुनिया को कैसे चलाना है। उसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान शामिल हैं। उन्होंने जो डिसीजन सुनाया और फिर 30 तारीख को नेटो की समिट जो सरबरा इजलास था वो स्पेन के शहर मैड्रिड में जारी था, उसका एलामिया सामने आया। तो उससे जो सिनेरियो पाकिस्तान के लिए डेवलप होना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 जो G7 ने डिसीजन लिया है वो डिसीजन चीन के खिलाफ, एक तो उन्होंने रूस के खिलाफ डिसीजंस लिए हैं, चीन के खिलाफ उन्होंने ये फैसला किया है कि चीन को काउंटर करने के लिए, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नाकाम बनाने के लिए $600 अरब का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने रूस के हवाले से ये फैसला किया कि रूस से सोने की दरामद पर पाबंदी लगा दी जाएगी और रूस की ऑयल प्राइस जो जिस कीमत पर रूस तेल बेचता है उसके ऊपर एक कैप लगाया जाएगा कि इससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो रूस जनरेट ना कर सके। अच्छा, अब इस बात को समझिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो माजी में
आज से 7-8 दिहाई पहले मामलात थे ज़िंदगी के, वो बहुत मुख्तलिफ थे। ममालिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा दरामदात के ऊपर और बरामदात के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। तजारत बड़े अरसे से जारी है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं और ममालिक हैं वो अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया ख़ुद बनाते थे, वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन और उसके ज़राए और फिर समंदरी रास्तों से तजारत, ये जिस तरीके से एडवांस होती गई, बहुत सारे ममालिक जो हैं उन्होंने वो चीज़ें प्रोड्यूस करने के ऊपर अपना फोकस कर लिया कि जिनको वो आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान अगर एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान गंदम ज़्यादा बना लेगा, कुछ अशिया बाहर से ख़रीद लेगा, गंदम उनको अपनी तरफ से बेचकर पैसे कमा लेगा। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम वसाइल से माला माल ममालिक हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के ऊपर अपना फोकस रखेंगे और बाकी अशिया दूसरों से ख़रीद लेंगे। लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान ये कि अब पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब किसी एक जगह पर हालात ख़राब हों तो फिर उसका असर सब पर होगा। इसको कहते हैं कि सप्लाई चेन का टूट जाना, सप्लाई चेन ब्रेक होती है, जो कोरोना वायरस के दौरान हुई। और अब रूस और यूक्रेन की जंग के तनाजुर में जो मामलात हैं, पाबंदियां रूस के ऊपर लगी हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट हम फील कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चली गई हैं ऊपर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ऊपर जाने से पाकिस्तान के पास जो गैर मुल्की ज़र मुबादला हुआ है, अगर पाकिस्तान इससे पहले $80 फ़ी बैरल या $60 या $70 फ़ी बैरल के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहा था, तो अब वही कीमत जो है वो $110, $120, $122 फ़ी बैरल पर चली गई है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की ऑलरेडी, पाकिस्तान को बहुत अमीर मुल्क नहीं है, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की बरामदात ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान की जो महदूद आमदन है वो उसकी कुछ एक्सपोर्ट से, अपनी बरामदात से, एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद जो पाकिस्तान के तारकीन वतन है, गैर मुल्की जो पाकिस्तान का डायस्पोरा मौजूद है गल्फ़ कंट्रीज़ में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है, वो पैसा कमाते हैं और अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को पाकिस्तान भेजते हैं। उस पैसे से पाकिस्तान अपने ख़र्चे चलाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ करता है और उसकी जो पेमेंट है वो डॉलर में होती है। अब जो सूरत हाल है जो बन रही है, इसमें एक बात तय हो गई। जो नेटो से फैसले सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि वी विल स्टिक विद यूक्रेन फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, कि हम उतने वक्त तक यूक्रेन के मामले से पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन को यानी कि मेंबरशिप नेटो की देने के हवाले से वो अभी भी पुरअज़्म हैं, उसके हवाले से अपना डिसीजन रिवर्स नहीं किया जब तक वो कहते हैं कि ये मामला चले, जितना मर्जी तूल पकड़े हम साथ हैं। बाइडन ने कहा कि हमने $7 अरब यूक्रेन को दिया, $800 मिलियन और देंगे। बरतानिया कहता है कि वो $1.2 बिलियन जो है वो मज़ीद देने जा रहे हैं यूक्रेन को। और रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो अपने एस्टीमेट्स नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने दिए, उन्होंने कहा कि ये मामला यूक्रेन का 2 से 3 साल तक जारी रह सकता है। अब घूम फिर के सारी बात इस सारे मामले पे जो पाबंदियां रूस के ऊपर लगी हैं और उसका इम्पैक्ट हम सबको महसूस हो रहा है, इवन डेवलप्ड वर्ल्ड में महसूस हो रहा है। अमेरिका जो है वहाँ पर पहली मरतबा आज से 2 हफ्ते पहले जो नेशनल एवरेज है पर गैलन गैस की, वो $5 फ़ी बैरल को क्रॉस की। कैलिफोर्निया समेत मुख्तलिफ स्टेट्स में $7 से $8 फ़ी गैलन जो है गैस वो सेल हो रही है। इसी तरीके से दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उन ममालिक में और हमारे में, पाकिस्तान में फ़र्क यह है कि उनकी आमदन बहुत ज़्यादा है, उनकी हुकूमतें भी अमीर हैं, वहाँ पर रहने वाले शहरी भी अमीर हैं, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं हमारे मुकाबले में, हमारे निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से। अफोर्डेबिलिटी उनकी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तो तय हो गया कि अगर जो बाइडन सऊदी अरब को ये मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन और UAE अपनी तेल की पैदावार बढ़ा दे, तो आलमी सतह के ऊपर तेल की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, पाकिस्तान को उससे रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई गारंटी मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान सस्टेन कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब कि पाकिस्तान सस्टेन कैसे करेगा, ये तो हालात, अब इतलात ये हैं कि $300 फ़ी लीटर से ज़्यादा कीमत हो जाएगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो क्या ये महंगाई ना होती? तो फिर क्या ये इंटरनेशनल फिनोमेना जो है प्राइसेस का, तब पाकिस्तान को इम्पैक्ट ना करता? इमरान खान हालात पर काबू पा लेते? क्या उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड थी, उनके पास कोई जादू की छड़ी थी कि वो इस सारे मामले को सॉल्व कर लेते? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग जिनको हवाई जहाज़ का, एरोप्लेन का सफ़र करने का तजुर्बा है, उनको इस बात का इल्म होगा बड़े अच्छे तरीके से। अगर खुदा न खास्ता आप किसी जहाज़ में मौजूद हैं और रनवे पर जिस वक्त लैंडिंग करनी है, वहाँ पर उससे पहले
पता चलता है कि इसका लैंडिंग गियर ख़राब हो गया, पहिए नहीं खुल रहे जहाज़ के, तो और हमने करनी है इसकी क्रैश लैंडिंग। उसके लिए फिर एक बाकायदा जब जहाज़ में आप बैठते हैं उस वक्त भी आपको बताया जाता है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई सीन क्रिएट हो जाए तो फिर पायलट की तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है, आपको बताया जाता है एक मरतबा, फिर हवाई जहाज़ का अमला आपको बताता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें, अपने हाथों को से गर्दन जो है उसके पीछे रख लें और सर झुका लें, और जिस वक्त जहाज़ क्रैश लैंडिंग करने लगता है उससे पहले पायलट बार बार चिल्ला कर कहता है ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट, कि जो इम्पैक्ट आएगा, जो धचका लगेगा उसके लिए ब्रेस करें, उसके लिए खुद को मुजतमा करें, अपने उस पोस्चर में जाएं। ये हुआ है हमारे साथ पाकिस्तान के साथ। जिस वक्त पूरी दुनिया को नज़र आ रहा था रूस यूक्रेन की सरहद के ऊपर फ़ौजें लेकर खड़ा था, जंगी मशकें की जा रही थी, न्यूक्लियर हमलों की थ्रेट्स और वार्निंग्स एक्सचेंज हो रही थी, उस वक्त पूरी दुनिया दम साध कर बैठी थी कि ये मामला किस तरीके से जो है वो अनफोल्ड होगा। क्या रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ेगी? अगर वो छिड़ जाती है तो हमने उससे किस तरीके से, उसके असरात से बचना है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना तमाम तर फोकस इस एक मामले पर करके बैठे थे, और पाकिस्तान में हो रहा था ऑपरेशन रिजीम चेंज। वो सियासी जमातें जो खुद को तजुर्बाकार कहती हैं, वो पाकिस्तान में एक तब्दीली लाने की ख्वाहां थी, और उस तब्दीली का नतीजा आज आपके सामने है। इमरान खान साहब जो हैं उनकी इक़्तिदार से, ज़ाहिर है कि सदा किसी ने इक़्तिदार में नहीं रहना, ये इस दुनिया का उसूल है कि जो इस दुनिया में जिसको उरूज मिला उसको ज़वाल भी है, जो इस वक्त ज़वाल का शिकार है उसने कभी ना कभी उरूज पाना है अगर वो सही रास्ता इख्तियार करता है। इमरान खान साहब जो हैं उनका हटना पाकिस्तान के लिए बहुत, इसकी जो टाइमिंग है मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा ज़हर कातिल साबित हुई। क्या हुआ पाकिस्तान में कि आप अगर वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे होते और आपके रुपए की कदर इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, इमरान खान होते तो भी महंगाई आती, इम्पैक्ट ट्रांसफ़र होता, लेकिन उस वक्त आपका जो रुपए की कदर है डॉलर के मुकाबले में वो 170, 172, 176 होती। आप उस वक्त कोई हंगामी इकदामात करके आपकी हुकूमत जो है वो इस किस्म के फ़ैसले कर सकती थी जिससे रुपए की कदर या डॉलर को आर्टिफिशियली चाहे किया जाए लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया जाए, और उस सूरत में पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की इस डोलती हुई मईशत के ऊपर इतना बड़ा दबाव ना पड़ता। हुआ ये कि आपने ऑपरेशन रिजीम चेंज किया, हुकूमत तब्दील की, आपने कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो वक्त जिस वक्त पायलट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट, कि वो जो धचका लगने वाला है उससे बचें, उस वक्त आपने इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को रुखसत कर दिया। अगर यही 2-4 महीने गुजरते इस इम्पैक्ट का जो बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामा है उसका सारा ब्लेम इमरान खान पर आता और आपका मकसद अचीव हो जाता है। इमरान खान जा चुके होते, लेकिन इस सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में आज सूरत हाल ये है कि 2.3 अरब डॉलर का चाइना से रोल ओवर और लोन मिलने के बावजूद पाकिस्तान में रुपए की कीमत जो है वो रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम नहीं हो रही। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है, गैर यकीनी की वजह से डॉलर प्राइस जो है वो पाकिस्तान में 200 से ऊपर मौजूद है, और उसी की वजह से ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आ रहा है। ये वो वक्त था जिस वक्त ये सियासी जमातें, चीन बार बार कहता रहा पाकिस्तान को कि आप इस वक्त ये सब कुछ मत करें, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और किसी भी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, किसी भी किस्म की जो सियासत में छेड़छाड़ है, पाकिस्तान की हुकूमत में छेड़छाड़ है, ये मामलात को ख़राब करेगी। ये तमाम सियासी जमातें मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ, बाकायदा यूनिटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि इस मामले को आगे लेकर चलें, पाकिस्तान ये ना करे, लेकिन आपने किया, उसका नतीजा आज आपके सामने है। इमरान खान होते हालात तब भी ख़राब होते। एक तो ये कि ये जो सियासी जमातें तजुर्बाकार बैठी हुई हैं ये इस तरीके से जलील और रुसवा ना हो रही होती कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भूखा शेर था जो आया हुआ है और इस वक्त किसी शिकार समझ के पाकिस्तान को भंबोड़ रहा है, नोच रहा है, उसके ऊपर हमला आवर है। ना ये सूरत हाल होती। इमरान खान जो हैं उन्होंने 2 या 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद 1 साल और निकाल लेते, उन्होंने चले जाना था। लेकिन हमने ऐन उस वक्त जब ये सिनेरियो डेवलप हो रहा था दुनिया में, जिस वक्त पूरी दुनिया जो है वो देख रही थी कि यूक्रेन और रूस का तनाज़ा किस तरफ जा रहा है, हमने ये सब कुछ किया। और अब 28 और 30 तारीख को जो फ़ैसले किए गए हैं G7 इजलास में और नेटो इजलास में, इन फ़ैसलों का इम्पैक्ट जो है वो वाज़ेह है कि अगले 2-3 साल ये मामला हमारी जान नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जो हालात हैं, हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि ये जो 20-22 लोग
लड़ रहे हैं इस वक्त इक़्तिदार के लिए, और उन 20-22 लोगों में पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत दोनों शामिल हैं। इन 20-22 लोगों की वजह से एक 22 करोड़ का मुल्क जो है वो यरगमाल बना हुआ है। जब तक ये एक मेज़ पर बैठकर इन मामलात को नहीं सुलझाते, सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, डॉलर की प्राइस नीचे नहीं आती, रुपए की कदर में इजाफा नहीं होता, ये हालात ठीक नहीं होने वाले। दीज आर द डिटेल्स, और हम सब दुआ गो हमें होना चाहिए कि इनको कोई अकल आए और इस सारे मामले को दुरुस्त करने की तरफ जाएं। पाकिस्तान में अगर फ्रेश इलेक्शन अनाउंस हो जाए, हो सकता है कि उसकी वजह से जो है वो स्टेबिलिटी आ जाए, मार्केट जो है वो स्टेबल हो जाए, लोगों का एतमाद जो है वो बहाल हो जाए। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।